भगवान जी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। उन भी घर पर छोड़कर गई है। अरे अब तो शादी हो चुकी है इसकी, फिर भी इसकी बचकानी हरकतें बंद नहीं हुई। इतनी रात को बाहर निकलना, वो भी अकेले, कितना गलत है ये। समीर बेटा, जा जाकर उसे गली में ढूंढ कर आ। हाँ माँ। समीर जैसे ही घर के बाहर निकल रहा होता है, उतने में वहां पर तारा आ जाती है। तारा बेटा, आ गई तू? अरे कहाँ चली गई थी तू? इतनी रात गए कोई बिना बताए जाता है क्या? आप लोगों के बर्ताव के कारण ही मैं बाहर गई थी। जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे बस पराया ही महसूस कराया है आप लोगों ने। क्या बेटा, ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आज आप सब लोग रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब मैंने सुझाव दिया, तो भैया ने जवाब दिया कि मुझे इस घर के रिनोवेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहती ना। क्यों भैया, ये मेरा घर नहीं है क्या? ओफो तारा, ये बात मैंने उस भाव से नहीं कही थी। अरे ये तो मैंने ऐवी कह दिया था। आपने तो ऐवी कह दिया भैया, लेकिन मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। उस दिन भी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर कितने दिन के लिए आई हूँ। अपनों से कोई ऐसा पूछता है क्या भला? अब आप ही बताओ माँ। आपने भी मेरा कमरा गोलू को दे दिया। तब मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, बच्चा है। फिर आप मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दे रही थी। कह रही हो कि भाभी को बुरा लगेगा। मतलब ये कोई मेरा घर है ही नहीं, किसी और का घर लग रहा है मुझे। और मैं यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आई हूँ। एकदम पराया कर दिया है आप लोगों ने मुझे। तारा, तुम्हें किसी ने पराया नहीं किया है। तुम बस हर छोटी बात का बतंगड़ बना रही हो और अपने दिल पर लगा रही हो। रुचिका बिल्कुल सही कह रही है तारा। और उस दिन भी मैंने तुझसे बड़े साधारण तरीके से ही पूछा था। उल्टा तेरे आने से तो मुझे खुशी हुई है। इसलिए प्लीज तू अपने मन में कुछ भी गलत सलत मत ला। हाँ बेटा, ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा। तू खुद को पराया महसूस क्यों करा रही है? देख बेटा, मैंने तुझे ये बात पहले भी समझाई है। जीवन में हर छोटी छोटी बात के बारे में इतना सोचती रहोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बात नहीं है माँ, लेकिन कुछ चीजों को मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मेरी लाडो रानी, अब गुस्सा थूक भी दे। हाँ यार तारा, अब शादी के पहले भी मैं तेरे साथ कितनी मस्ती किया करता था। तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब तो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बना रही है? सब नौटंकी है इसकी, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। चल अब बैठ जा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। आ जा। फिर तारा सबके साथ बैठ जाती है और सभी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, जिसके बाद वो अपना गुस्सा भूल जाती है। फिर अगले दिन, कार्तिक, बड़ी जल्दी कॉल किया तुमने। जब से गए हो तब से केवल एक ही बार कॉल किया है। मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? ये बकवास भरी बातें मेरे साथ मत किया करो। मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि हमें और 3 से 4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे हम। और तब तक तुम अपने मायके में ही रहो। अच्छा ठीक है बाबा। वैसे वहां का मौसम कैसा है? वीडियो कॉल करो ना मुझे। कार्तिक, अरे ये क्या, इसने तो फोन काट दिया। इस आदमी के पास तो मेरे साथ बात करने का समय भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी वहां पर विद्या आती है। तारा बिटिया, दामाद जी वाकई में व्यस्त होंगे, इसलिए तुझसे ठीक से बात नहीं कर पाए। छोड़ ना, इतना गुस्सा मत हो। और ये देख, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, गाजर का हलवा, क्या बात है माँ। थैंक यू सो मच। अब तो मैं इस हलवे पर टूट पड़ूंगी। अगली कही की। फिर रात में जब रुचिका और समीर सो रहे होते हैं, तभी अचानक गोलू नींद से उठकर उनके पास आ जाता है। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? गोलू, बच्चे इधर आओ मेरे पास, बताओ क्या हुआ है? मम्मा डाडा, बुआ के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे निन्नी ही नहीं आ रही।
इसलिए मैं यहाँ पर चला आया और अब मैं यहीं पर सोऊंगा क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। मेरी फुटबॉल मैच है ना। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ यहीं पर। रुचिका और समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अब गोलू को सुलाकर तारा के कमरे में जाते हैं और रुचिका तारा से बिना पूछे ही टीवी बंद कर देती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा सीन चल रहा था। तारा, तुम अपनी अकल ससुराल में ही छोड़कर आई हो क्या? मतलब? अरे मतलब ये है कि रात के 1 बजे इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? तुम्हें पता है ना, गोलू का कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। अगर टीवी की आवाज से वो उठ जाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी भैया भाभी, लेकिन। अरे क्या सॉरी तारा, अगर तुम्हें डांटेंगे तो तुम वापस गायब हो जाओगी और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। शादी करके अपने मायके में आई हो तो जरा लिहाज से रहो। जरा तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। इस घर में तुम अकेली नहीं रहती, हम भी रहते हैं यहाँ पर। अरे इसे क्या है, ये तो उठेगी महारानियों की तरह देर से। कल सुबह हमें उठना है जल्दी, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक रात में टीवी बिल्कुल भी मत चलाना। चलो समीर। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये मत करो, वो मत करो। अरे मैंने इतनी तेज आवाज भी नहीं रखी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बगल के कमरे में गोलू सो रहा है और गोलू की नींद मेरे टीवी के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से टूटी होगी और वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। फिर अगले सुबह जब गोलू खेल रहा होता है तभी तारा उसके पास जाती है। बस खेलता ही रहे तू गोलू, जब से आई हो तब से तेरे हाथ में मैंने एक भी किताब नहीं देखी। अरे बुआ, कर लूंगा मैं पढ़ाई, आप टेंशन मत लो। वैसे बुआ, आप मेरे घर में क्यों आई हो? क्या कहा? मेरे घर में? अरे बदतमीज लड़के, ये मेरा घर क्या होता है? ये घर हमारा है। जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है, समझा कि नहीं? नहीं नहीं, ये घर मेरा है, आपका नहीं। गोलू, ये घर मेरा भी है। नहीं नहीं नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है। अरे क्या हो गया? देखो ना माँ, आपका लाडला पोता कैसी बातें कर रहा है। अभी से ही मेरा घर तेरा घर कर रहा है। अब इसे समझना चाहिए ना कि ये घर जितना इसका है उतना मेरा भी तो है। छोड़ ना बेटा, तू भी क्या इसके साथ बहस कर रही है? अरे अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसे कहाँ इतनी समझ है? अरे सब समझता है इसे माँ, और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर बिगड़ जाएगा माँ। आपको और आपके बेटे को तो इसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती और बस लाड़ प्यार करके बिगाड़ते जा रहे हो इसे। उतने में वहां पर रुचिका और समीर भी आ जाते हैं। तारा, हमारे पीठ पीछे क्या कह रही हो तुम? अब तुम हमें सिखाओगी कि बच्चों पर कैसे ध्यान देना चाहिए? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने भाभी? ये गोलू तो अभी से ही मेरा घर कर रहा है। अब इसे आपको ही समझाना होगा कि मेरा घर कहने के पीछे स्वार्थ होता है, वही हमारा घर कहने पर अपनापन और इज्जत होती है। तुझे नहीं लगता तारा कि तू हर बात को कुछ ज्यादा ही रबर की तरह खींच रही है? अरे मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन तू तो बड़ी है, तो फिर तू समझ के क्यों नहीं लेती? अरे बच्चा है कहकर इसकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हो भैया, लेकिन आपको इसे सुधारना चाहिए। बस तारा, अब बहुत हो गया। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ, इसीलिए ये ज्ञान तो मुझे मत दे। मैं और रुचिका अपने बेटे को देख लेंगे और तू अपनी घर गृहस्थी संभाल पहले। आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। वही तो, कुछ दिन आई है तो चुपचाप रहकर जाने की जगह इसे तो रोजाना कुछ ना कुछ करना ही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तो मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। आपको अपने बेटे की जगह मैं गलत लग रही हूँ ना, तो फिर यही सही। अरे पर तारा बेटी, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से।
अब तारा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। ये तू क्या कर रही है बेटा? मेरी बात तो सुन ले। आप बस अपने बेटे और पोते को ही देखिए माँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और शुक्रिया माँ, मुझे शादी के ठीक 2 महीनों के बाद आप लोगों ने आपकी जिंदगी में मेरी असली जगह दिखा दी। लेकिन अब से मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों को आपका ये घर मुबारक हो। लेकिन बेटा, जाने दीजिए माँ उसे। लौटकर खुद ही आ जाएगी। गुस्से में बस घर छोड़कर भागना ही आता है इसे। कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और नहीं तो क्या। लेकिन तारा बेटा, तू कहाँ जा रही है? तेरे ससुराल वाले अभी तक आए भी नहीं बेटा। मैं मेरी सहेली रिचा के पास जा रही हूँ। वहीं पर रह लूंगी। ससुराल वाले कल या परसों तक आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अब एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली। और हाँ माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे वहां पर लेने मत आना। चलती हूँ मैं। फिर तारा अपना मायका छोड़कर चली जाती है और वो रिचा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। रिचा की अभी तक शादी नहीं हुई होती और वो अपनी माँ के साथ रहती है। और ये सब हुआ रिचा, जिसके बाद मैं सीधे यहीं पर चली आई तेरे पास। ऐसे घर वाले हैं यार तेरे। शादी के बाद सब कुछ बदल चुका है रिचा। वो घर मेरा घर लग ही नहीं रहा। माँ का मेरे प्रति प्यार, भैया भाभी गोलू, सब बदल चुके हैं। यार तारा, तेरी कहानी सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करूं ही ना। नहीं रिचा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही सब कुछ तेरे साथ भी होगा। बस एक बात ध्यान में रखना, जिससे भी तू शादी करेगी उस लड़के की सोच दबी हुई नहीं बल्कि खुली हुई हो। और साथ ही उसके घर वाले भी वैसे ही हो। और बाकी तो तेरी मम्मी मेरी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। तेरी मम्मी काफी समझदार है और उनकी सोच भी जमाने के साथ बदल चुकी है। हाँ तारा, सही कहा तूने। और अब मैं तो अपने मायके वालों या ससुराल वालों की सोच नहीं बदल सकती। खैर, प्लीज मुझे तेरे पास रुकने दे। जब मेरे ससुराल वाले गांव से वापस आ जाएंगे तब मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तुझे मेरे यहाँ रुकने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे पागल है क्या तू? मुझे भला कैसी दिक्कत हो सकती है? तू यहाँ पर जितने दिन रहना चाहती है उतने दिन रह ले, झल्ली कहीं की। शुक्रिया रिचा। पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। अरे कोई बात नहीं यार, चिल मार। तारा रिचा के पास रहती है और एक दिन बाद उसके ससुराल वाले वापस आ जाते हैं और वो वहां पर वापस चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही पूनम उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या किया है मैंने? इतना सब करके पूछ रही है कि क्या किया है मैंने? सच में माँ जी, आप क्या कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तारा अब बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चंदन और मिथिला अब थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे मिथिला, एक प्रकार से देखा जाए तो अनुष्का की बात बिल्कुल सही थी। गर्व की तो अभी तक एग्जाम भी नहीं हुई है। कब होगी, फिर कब वो सीए बनेगा, इस बार बनेगा भी या नहीं वो भी पता नहीं। और ऐसे हालत में हम उसकी और बानी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ चंदन जी, मैं भी उसी सोच में थी। हमारा बेटा तो बस घर पर पढ़ाई करता है और ऐसा भी नहीं है कि वो रजत के साथ दुकान पर हाथ बटाता है। और ऐसे में सब कैसे होगा जी? खैर, जो भी हो, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। आपने सही कहा और मैं मन्नत मांगूंगी। देखना आप, हमारा बेटा सीए बनकर ही दिखाएगा। फिर अगले दिन बानी के माता पिता इंद्रेश और वसुधा घर आते हैं और वो दोनों मिथिला और चंदन के साथ बातचीत करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। और क्या चाहिए हमें, क्यों वसुधा जी? हाँ मिथिला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन भाई साहब, बस एक बात है कि हमारा बेटा अभी तक अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ है।
लेकिन आप उन सब की चिंता मत कीजिए। इस बार वो सीए पक्का बन जाएगा और उसके बाद सब कुशल मंगल होगा। और वैसे भी हम लोग हैं ना यहाँ पर, उसका बड़ा भाई भी है, इसीलिए आप लोगों को किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप ये सब क्या कह रहे हो? हम जानते हैं गर्व तरक्की जरूर करेगा। उनकी ये सारी बातें रसोई में मौजूद अनुष्का सुन लेती है। ये माची और पापा जी भी ना बानी के माता पिता को कितनी अच्छे से दिलासा दे रहे हैं कि बानी को कोई तकलीफ नहीं होगी और इनका लाडला बेटा सीए बनकर ही दिखाएगा। और ये दोनों बेवकूफों की तरह उनकी बातों में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। मैं यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। फिर रात में जब रजत दुकान बंद करके घर आता है, तभी हमारे घर में कितना कुछ हो रहा है रजत, और तुम तो बस अपनी दुनिया में ही मस्त मगन हो। देवर जी की शादी तय हुई है, वो भी उस बानी के साथ। हाँ तो मैं क्या करूं उसमें? पूरे शहर में पेड़े बांटते फिरूं क्या? अरे बाबा, मैं वो सब नहीं कह रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तक देवर जी कुछ भी नहीं कमाते हैं और ऐसे में उनकी शादी बानी से कराना सही नहीं होगा। माँ जी और पापा जी तो मेरी बात सुनने से रहे, कम से कम आप तो कुछ समझिए। देखो अनुष्का, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है और उसमें तुम मेरा दिमाग खाकर मुझे और परेशान कर रही हो। अरे कैसे पति हो तुम, मेरी एक नहीं सुनते। अगर कल को देवर जी सीए नहीं बने तो उनके खर्चे के साथ साथ उस बानी का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा और हमारा भी तो भविष्य है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे और अब सब कुछ इन्हीं पर लुटाने का इरादा है क्या? शादी कोई अगले हफ्ते नहीं होने वाली, अभी तो बस रिश्ता पक्का हुआ है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो और तुम भी सो जाओ। जब देखो तब तुम्हारी बकर बकर चालू रहती है। तुम ही सो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर एक दिन अनुष्का जानबूझकर बानी के घर पर जाती है, जहां पर उसे देखकर वसुधा चकित रह जाती है। अरे अनुष्का बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पासी की एरिया में आई थी और मुझे बानी ने घर का पता भी बता के रखा था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलती जाओ। अरे अच्छा ही किया जो तुम हमसे मिलने आ गई। वैसे बानी तो जॉब पर गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आई हो तो अच्छे से खाना खाकर ही जाना। अरे नहीं आंटी जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने घर पर पहले से ही खाना बनाया है। हाँ तो उसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो खाना तुम रात को खा लेना। अब चलो। फिर अनुष्का वसुधा और इंद्रेश के साथ खाना खाती है और उसके बाद वो तीनों बातचीत करने लगते हैं। और तभी, वैसे आंटी एक बात कहूं? हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप अपनी बेटी की शादी गलत जगह करा रहे हो? क्या गलत मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अनुष्का। मेरे कहने का सरल मतलब ये है कि देवर जी अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं और अब वो एग्जाम देंगे, जिसके बाद राम ही जाने कि वो सीए बनेंगे भी या नहीं, जो इतने सालों में नहीं हो पाया। वो पता नहीं देवर जी इस बार कैसे करेंगे, और अगर वो उसमें फेल हो गए तो वो आपकी बेटी को कैसे संभाल पाएंगे? हाँ बेटा, बात तो तुमने एकदम सही कही है, और मेरे सास ससुर ने भले ही आपको दिलासा दिया हो कि हम हैं, उसका बड़ा भाई भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज के जमाने में एक ऐसे आदमी से शादी कराना जो खुद अपने परिवार के भरोसे हो, ये किसी खतरे से कम नहीं है। हम तो मिथिला जी और चंदन जी की बातों में आ गए, लेकिन हमने दूसरे पहलू से ये सोचा ही नहीं कि अगर गर्भ आगे चलकर कुछ नहीं कर पाया तो हमारी बेटी का क्या होगा? फिर तो आपकी बेटी को ही सब कुछ संभालना होगा। देवर जी को क्या है, बीवी कमाने वाली है, माँ बाप है, बड़ा भाई है, वो ये सब नहीं सोचने वाले। उन्हें और बानी को तो बस शादी करने की जल्दबाजी है और कुछ नहीं। हाँ अनुष्का,
शायद तुम सही कह रही हो। देखिए अंकल आंटी, मेरी बातों से घबराइए मत। सब अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमें हर तरफ से तैयार रहना चाहिए और जीवन में सोच समझ कर ही बड़े फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल बेटा, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। इस तरह से अनुष्का इंद्रेश और वसुधा को भड़काकर चली जाती है, जिसके बाद शाम में क्या? हाँ बानी, सही सुना तूने। अगर गर्व सीए नहीं बन पाया तो ये शादी नहीं होगी। देख बेटा, हम जानते हैं कि तू और गर्व एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसे आदमी के साथ शादी करके क्या फायदा जो खुद अपने परिवार के भरोसे जी रहा हो। हाँ बेटी, हम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर ही ये सब बोल रहे हैं। लेकिन पापा। बस बानी, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और हमने तुम्हारे लिए जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। अपने माता पिता की बातें सुनकर बानी अब चिंता में पड़ जाती है और वो ये सारी बातें जाकर गर्व को बताती है। नहीं बानी, अंकल आंटी की फिक्र भी तो सही है। अरे कोई भी मुझ जैसे बेरोजगार आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों कराएगा? ये तुम क्या कह रहे हो गर्व? मैंने जब भी शादी का सपना देखा है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखा है, और मैं अब तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिक्र मत करो बानी, तुम्हारी शादी तो मेरे साथ ही होगी। मैं अभी तुम्हारे घर जाता हूँ और अंकल आंटी से बात करता हूँ। फिर गर्व वसुधा और इंद्रेश के पास जाता है। अंकल आंटी, मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैंने जी तोड़ मेहनत की है और मैं आप सबकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। और अगर मैं सीए भी नहीं बन पाया तो मेरी बाकी की डिग्रीज के चलते मुझे कहीं भी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी जरूर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को हमेशा हर हाल में खुश रखूंगा। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। क्या सच में ऐसा होगा गर्व? कहीं तुम बाद में अपनी बातों से मुखर तो नहीं जाओगे ना? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। और ये मेरा आप दोनों से पक्का वादा है। ठीक है बेटा, हम तुम पर भरोसा करते हैं। इस तरह से गर्व इंद्रेश और वसुधा को दिलासा देता है, जिसके बाद उनकी चिंता मिट तो नहीं जाती, लेकिन थोड़ी बहुत कम जरूर हो जाती है। लेकिन जब अनुष्का को ये सारी बातें पता चलती है तभी, हे भगवान, पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, हर तरह की उलझन को सुलझा ही देते हैं। फिर अनुष्का अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगती है। वाह, क्या सुझाव आया है मेरे दिमाग में। अगर मैं बानी और गर्व को ही अलग कर दूं तो ये शादी तो होगी ही नहीं। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरी ये चाल कैसे नाकामयाब होती है। इस बार तो मेरा मकसद पूरा होकर ही रहेगा। फिर अगले दिन अनुष्का गर्व के कॉलेज पहुंच जाती है और दूर से ही वो उसकी सहेली के साथ फोटोज खींच लेती है। और उसके बाद वो गर्व की सहेली निशा के पास पहुंच जाती है। हाय निशा, देखो मैं जानती हूँ कि एक वक्त पर तुम गर्व को बहुत चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें मना कर दिया और फिर उस दिन के बाद से तुम दोनों आपस में बात ही नहीं करते, है ना? हाँ दी, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रही हो मुझे, वो भी इतने लंबे समय बाद? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आज भी गर्व के लिए ढेर सारी नफरत भरी हुई है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सच बताओ मुझे। हाँ दी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर आज अचानक से आप ये सारे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? क्या हुआ है? देखो निशा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और एक ऐसा काम करना होगा जिसे करके हम दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। और अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर अनुष्का निशा को सब कुछ बताती है और प्लान के मुताबिक निशा बानी के पास जाकर उसके कान भरने लगती है। ये देखो बानी, ये है गर्व का असली चेहरा। लाइब्रेरी में उसका तृप्ति नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। देखो इस फोटो को, कैसे तृप्ति की आंखों में से कचरा निकाल रहा है। अरे इतना ही नहीं है,
इन दोनों को तो मैंने कई बार कपल पार्क में भी देखा है। चुप चुप के रोमांस कर रहे थे। क्या? हाँ बानी, गर्ग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन हमारा ब्रेकअप होने के बाद आज भी वो मुझे फोन करता है और मुझे आई लव यू कहते रहता है और मिलने भी बुलाता है। देखो बानी, वो लड़का जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं, इसलिए तुम अपना रास्ता बदल लो और छोड़ दो उसे, क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हें भी धोखा देगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अरे जो लोग बाहर से अच्छे बनते हैं वो लोग अंदर से बुरे ही होते हैं, ठीक गर्व की तरह। और तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर निशा वहां से चली जाती है और उसके बाद बानी सीधे गर्ग के पास पहुंच जाती है और वो उसे वो फोटो दिखाकर उसके साथ झगड़ने लगती है। ये फोटो? हाँ गर्व, अच्छे से देखो इस फोटो को। कैसे उस तृप्ति की आंखों में से कचरा निकाल रहे हो तुम। मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड निशा मिली थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या निशा तुमसे मिली थी? हाँ गर्व, उसने मुझे बता दिया है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज और बुज़दिल आदमी हो। तुम आज भी उसे कॉल करके आई लव यू बोलते हो और फिर लाइब्रेरी की उस तृप्ति के साथ भी तुम्हारा चक्कर चल रहा है। छी गर्व, कितने घटिया हो तुम। चुप हो जाओ बानी। अरे कोई आकर तुम्हें कुछ भी कह गया और तुमने सारा सच जाने बगैर उसकी बातों पर भरोसा भी कर दिया। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तृप्ति और मैं एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं। उसकी और मेरी तो राखी की फोटो भी है पिछले साल की। और रही बात उस नालायक निशा की, तो वो बहुत अजीब लड़की है। उसी ने मुझे प्रपोज किया था। च्युइंगम की तरह पीछे पड़ गई थी वो मेरे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अब वो मेरी खुशियां बर्बाद करके उसी बात का बदला ले रही है। क्या? हाँ बानी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं किस तरह का आदमी हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं बानी। नहीं गर्व, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। हर कोई ऐसे ही होता है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। हम दोनों आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे और ना ही अब हमारी कोई शादी होगी। बाय गर्व। क्या? बानी, ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ बानी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन बानी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें अनुष्का सुन लेती है और उसे बहुत खुशी मिलती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पर। बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी गलतियां तेरी और कसूर हमारा। मम्मा मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से भी लेकर जाओगी तो मैं क्या करूंगा? फिलहाल तो अपना मुंह बंद करो समर। अरे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? और अपने गुस्से के कारण अपने बेटे की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले उसे अपने पिता के घर से अलग किया और अब नानी के भी घर से अलग कर रही हो। आ रही बेटा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा नाती कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा। ये आप तय करने वाली कोई नहीं होती माँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही चलेगा। पर आरोही, और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, ना तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगी और ना ही लोग आप मुझसे मिलेंगे। जैसे मेरा मेरे ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो चुका है, वैसे ही आज इसी वक्त से मायके वालों के साथ भी मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ। सभी लोग आरोही और समर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आरोही उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। फिर वो अरविंद की मदद से अगले 24 घंटों में किराए का घर ले लेती है। शुक्रिया अरविंद, आज तुम्हारी ही वजह से
मुझे इतनी जल्दी घर मिल गया, वरना मैं अकेले ढूंढने जाती तो मुझे बहुत समय लग जाता। अरे कोई बात नहीं आरोही, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन अब मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों से कोई नाता नहीं रखूंगी, इसीलिए मैं अब अपना फोन नंबर भी चेंज कर रही हूँ, और साथ ही साथ समर का स्कूल भी, ताकि वो विराट अगर स्कूल पहुंचे तो वो समय से मिल भी ना पाए। लेकिन आरोही, अगर वो तुम्हारे ऑफिस आ गया तो तब तो उसे मैं देख लूंगी। आरोही अब सबसे दूर ही रहने लगती है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस नालायक लड़की का नंबर बंद ही आ रहा है। ना जाने कहाँ चली गई समर को लेकर। अरे मुझे तो उसकी कुछ नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे समर को उसके कारण अकेला रहना पड़ेगा अभी। सच में सुनीता, अरे कितनी बेशर्म है वो। भगवान करे बस समर खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। दीदी एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई, वो समर पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ रमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उन्हें इतना कौन बढ़ाता है। और ये क्या बात हुई भला? ना तो वो अपने ससुराल की रही, ना ही अपने मायके की। फिर जब विराट को सब पता चलता है तब वो समर के स्कूल चला जाता है। नहीं विराट जी, आपका बेटा अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता। 2 दिन पहले ही वो स्कूल छोड़कर गया है। अब नई सेमेस्टर से वो दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, दरअसल कुछ झगड़ों के कारण मैं और उसकी माँ अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विराट अब काफी दुखी हो जाता है। इसका मतलब आरोही ने समर को हम सबसे दूर रखने के लिए उसका स्कूल भी बदल दिया। लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं हर स्कूल में पता करूंगा और अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगा। फिर विराट हर स्कूल में कॉल करके पता करता है, लेकिन समर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? हाँ बेटा, समर किस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं माँ पापा, कुछ पता नहीं चला। अब तो भगवान जी ही जाने कि आखिर वो उसे लेकर कहाँ चली गई है। शादी से पहले आरोही कितनी अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी बुरी बन जाएगी। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इधर अकेले रहते हुए आरोही अब समर की तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती। मम्मा मम्मा, ये यूनिफॉर्म मैं कब से पहन रहा हूँ, देखो ना कितना गंदा हो चुका है। देखो समर, मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो। यहाँ मेरे पास इतना मुफ्त का समय बिल्कुल नहीं है कि मैं सब ये करती बैठूं। कभी कभार अपनी माँ को भी समझ कर लिया करो। ठीक है मम्मा। वैसे आज आपने टिफिन में क्या दिया है? चिप्स और व्हाइट सॉस पास्ता दिया है मैंने। लेकिन मम्मा, रोजाना ये सब खाकर मैं पक गया हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप तो बस मुझे चिप्स, कुकीज और केक सैंडविच यही सब देती रहती हो। मेरे लिए खाने को कुछ बना दो ना मम्मा। देखो समर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ। रेडीमेड या झटपट आइटम से ही सही, लेकिन खाने को तो दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। उसी बात की मेहरबानी समझो। अब जाओ, सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो। बेचारा समर कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तब वो वहां पर विराट को देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो आरोही, मुझे समर से मिलना है। कहाँ है वो? आखिर कहाँ चली गई हो तुम उसे लेकर? और तो और तुमने उसकी स्कूल भी बदल दी है। अरे तुमने एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछी क्या? वो बेचारा अपने परिवार से अलग हो चुका था और अब तुमने उसे अपने दोस्तों से भी अलग कर दिया। तुम सच में एक घटिया माँ हो। छी! देखो विराट, अपनी हद में रहकर बात करो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशियां कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम जैसे बुज़दिल लोगों के साथ रहकर
वो भी तुम्हारी तरह ही बनेगा, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। अरे बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम लोगों के हाथों आने से रहा। आखिर क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर, जीने दो हमें चैन से। देखो आरोही, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो बस अपने बेटे की परवाह है और उसे मुझसे तुम अलग नहीं कर सकती, समझ गई ना? देखो विराट, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए केस कर दूंगी। हाँ तो करो ना, लेकिन मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं भी तुम पर केस कर दूंगा, मुझे मेरे ही बेटे से ना मिलने देने के लिए। फाड़ो और गला फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें समर तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। आरोही रुक जाओ, आरोही ये तुम सही नहीं कर रही। आरोही रुक जाओ। अब गुजरते दिनों के साथ साथ आरोही से घर और बाहर दोनों के काम ठीक से नहीं हो पाते, इसीलिए वो नौकरानी रख लेती है जिसका नाम बसंती होता है। बसंती, सारा काम सही से करना और जो जो मैंने तुम्हें बताया है वो ध्यान में रखना। मैं घर पर नहीं रहूंगी तो तुम अपना काम करके चली जाना। हाँ ठीक है मैडम। अरे आप एक ही बात 10-10 बार बोल के दिखा रही हो, समझ गई मैं। क्या आप भी? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सब ध्यान से करना। फिर एक दिन स्कूल से घर जाते समय समर को विराट की बहुत याद आती है और तभी उसे एक फोन बूथ दिखाई देता है। घर पर तो मम्मा फोन को छूने भी नहीं देती। एक काम करता हूँ, यहाँ के फोन से मैं पापा को फोन करता हूँ और उन्हें मुझसे मिलने बुलाता हूँ। हाँ, मुझे तो पापा का नंबर भी याद है। फिर समर अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन विराट फोन ही नहीं उठाता। पापा उठा लो ना फोन, मुझे आपसे बात करनी है पापा, आपकी आवाज सुननी है। 2 से 3 बार और प्रयास करने के बाद भी विराट फोन नहीं उठाता, जिसके बाद समर को निराश होकर घर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर पर आती है, तभी वो देखती है कि बसंती काम छोड़कर बस फोन पर ही बात कर रही है। हे भगवान! अरे ओ बसंती, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? ये सारा काम छोड़कर तुम गप्पे मार रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या? अरे मेम साहब, अब बीच मेरे पति का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी मैं। और आप काम की चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट में सारा काम फटाफट से कर लूंगी। आप काय को टेंशन लेती हो? बसंती है ना। अरे बोल बच्चन मत बनो और जरा काम भी करो। मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये बात मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। ठीक है मेम साहब, समझ लो। वही दूसरी तरफ आरोही के ससुराल वाले और उसके मायके वाले भी समर को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मा मम्मा परसों मेरी छुट्टी है, तो आप मुझे उस दिन जू लेकर जाओगे क्या? एक नया जू खुला है जहाँ पर बहुत अलग अलग प्राणी हैं जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं होगा। समर बेटा, तुम्हारी छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और क्या घूमना, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे घूमने, और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। अब आरोही का समर के प्रति बदलाव बहुत बदलने लगता है। वो ना तो उसे वक्त देती है और ना ही खुशियां, वो बस अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर आती है, तब वो देखती है कि बसंती ने फिर से काम अधूरा छोड़ा है और वो मस्त मजे में टीवी देख रही है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ की नौकरानी हो, सेठानी नहीं, जो इतने मजे से टीवी देख रही हो। अरे मेम साहब,
थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या हो गया उसमें? अरे क्या थोड़ी देर टीवी देख लिया? सारा काम अधूरा छोड़कर बस तुम्हें टाइम पास करना आता है। ज्यादा नखरे मत करो तुम और ठीक से काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे नालायक भाई, ज्यादा दिमाग में मत जा मेरे। ओए तुझे क्या लगता है रे? तू क्या मुझे हजारों रुपए देती है क्या, जो मैं तेरे हुक्म का पालन करूं? अरे तेल लेने गई तू और तेरी ये नौकरी भी। मैं अब इस खटारा घर में काम नहीं करेगी, जा रही है मैं। क्या कहा? वही जो आपने सुना। मेरे को और 10 काम मिल जाएंगे। हाँ तो निकल ना। तुझे क्या लगता है तू काम छोड़ेगी तो दूसरी कोई काम वाली नहीं मिलेगी क्या मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा मेम साहब, क्योंकि यहाँ पर काम वाले मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ पर जितनी भी काम वालियां हैं, मैं सबके कान भर दूंगी और सबको बोल दूंगी कि तुझ जैसी मेंटल औरत के घर पर कोई काम ना करे। अरे दफा हो जा यहाँ से, बेवकूफ कही के। आरोही उसके बाद नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर एक भी नौकरानी नहीं मिलती, जिस कारण वो अब बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार, फिर से सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। घर पर थी तब वहां पर मुफ्त का काम भी हो जाता था। नेहा थी, माँ थी, लेकिन अब मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मेरी तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। घर का सारा काम करने के बाद में आरोही की हवा टाइट हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से समर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो समर, मैं पार्टी में जा रही हूँ बेटा। रात को देर से आऊंगी, इसीलिए बाहर से लॉक करके जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, खा लेना उसे, ठीक है ना? लेकिन मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज कहीं मत जाओ ना। आज की रात मेरे पास ही रहो ना। अरे नहीं समर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मा, आप रुको मेरे पास ही। बस करो समर, तुम्हारा तो अभी ये रोज का नाटक हो गया है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहकर रोकने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारे कारण मैं अपनी जिंदगी में मजे करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पर मम्मा। समर आरोही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। फिर रात में जब वो देर से घर लौटती है, तभी समर को वो फर्श पर बेहोश देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। समर, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका तो पूरा बदन बुखार से तप चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें